हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बिहार एसआई, यूपी एसआई और साथ ही साथ दिल्ली कांस्टेबल जो आपका दिल्ली पुलिस है उसके लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अभी मैंने जीव विज्ञान उठाया है और जीव विज्ञान का पहला टॉपिक मैंने जनन ग्रंथियाँ उठाई हैं। जनन ग्रंथियों का एक पार्ट मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, अभी हम उस पर आते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फिर उसके बाद उसको अपलोड करता हूँ। अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि नेट स्पीड बहुत ख़राब रहती है और इसका मुख्य कारण ये है कि मेरे पास लाइव ऑप्शन नहीं है। तो अभी कुछ मुझे 150 के आसपास और सब्सक्राइबर चाहिए जिसके बाद मुझे लाइव ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, खासकर मेरे जो बाराबंकी वाले बच्चे हैं ऑफलाइन क्लासेस के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बच्चा जो है, एक व्यक्ति कम से कम 5 से 7 लोगों को सब्सक्राइब करवाए। और आप कहेंगे सर मैं करवा चुका हूं, लेकिन आपको और करवाने हैं जिससे जल्दी से जल्दी मुझे लाइव ऑप्शन मिल जाए दोस्त। और लाइव ऑप्शन मिलते ही मैं आपको कम से कम 5 से 6 क्लासेस, कम से कम 5 क्लासेस मैं डेली आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, आप जब तक कहेंगे 2-2 बजे, 3-3 बजे जब तक आप पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस आप जल्दी से लाइव ऑप्शन मुझे दिलवा दीजिए, वो आपके हाथ में ही है। क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। मे बी 1 वीक जो है, मुझे लग रहा है कि 8 से 10 दिन में जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो लग जाएगा मेरे यहाँ पर। तो जल्दी से आप मुझे लाइव दिलवा दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सबको पता है जनन ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं और जनन ग्रंथियों में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की जनन ग्रंथियाँ होती हैं। एक आपका अंडाशय होता है और एक आपका वृषण होता है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। एक मैंने बताया, एक अंडाशय और एक आपका वृषण होता है। अंडाशय जो होता है वो मादा यानी महिलाओं में पाया जाता है और पाई जाती है, और वृषण जो है वो पुरुषों में पाई जाती है, यानी नर की जनन ग्रंथि है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि अंडाशय के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्या करूँगा, पुराने वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जीव विज्ञान की, बायोलॉजी या साइंस की एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज हमको बात करनी है वृषण पर, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक शब्द है जनन। ठीक है, जनन तो आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन जनन कितने प्रकार का होता है ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है और उसके अंदर भी चीज़ें जो है वो घुस के पूछ ली जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। अब अगर बात करें कि जनन के प्रकार की, जनन के प्रकार यानी जनन जो होता है मित्र, दोस्त, भ्राता, कितने प्रकार का होता है वो हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनन 2 प्रकार का होता है। एक जनन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं दोस्त, लैंगिक जनन। और एक जनन होता है जिसको बोला जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अब देखिए, सबसे पहले हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे। अब लैंगिक जनन को कुछ इस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमने ये मादा ले ली, एक हमने महिला ले ली। खासकर हम अभी आपको पुरुष का उदाहरण, जो मानव है उसका उदाहरण लेकर समझा रहे हैं। यहाँ पर एक हमने क्या ले ली, ये हमने यहाँ पर एक मादा ले ली, एक मादा। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने कहा ये मादा है यानी फीमेल है, और इसके बाद एक हमने यहाँ पर नर ले लिया, ये हमने यहाँ पर एक नर ले लिया। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो मादा होता है यानी ये महिला होती है, इसमें क्या होगा, अंडाशय होगा। ठीक है, पुरुष का एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने का, यानी मानव का एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, इसके पास अंडाशय होगा और अंडाशय में जो है किसका निर्माण होता है, अंडाणु का यानी एग का।
तो इसके पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके पास एग होगा। एग मीन्स अंडाणु। अब ये जो नर आप देख रहे हैं इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या है, जनन ग्रंथि कौन है, वृषण है। और वृषण में किसका निर्माण होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु का। तो इसके पास स्पर्म होगा, मतलब शुक्राणु होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, जब एग और स्पर्म जिसमें शुक्राणु जिनको हम बोलते हैं वो आपस में मिलते हैं, आपस में ये मिलते हैं, तब क्या होता है, निषेचन होता है। इन दोनों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ध्यान देते रहिएगा। अब क्या हो गया है कि ये जो शुक्राणु है वो अंडाणु से मिल गया है, इसलिए अंडाणु क्या हो चुका है, निषेचित हो चुका है, जिसका निषेचन हो चुका है। ठीक है, और निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद किसका निर्माण होता है, तो आपको क्या बताना है, इसके बाद निर्माण होता है जाइगोट का, यानी युग्मजन का। किसका, युग्मजन का निर्माण होता है। युग्मजन जो आगे चलकर भ्रूण जो है उसमें कन्वर्ट होता है, भ्रूण आगे चलकर जो है बच्चे में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, एक प्रकार की लैंगिक जनन वाली प्रोसेस है। यानी मनुष्य में जो जनन होता है वो कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब आपके सामने प्रश्न है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। यहां पर क्या हो रहा है कि दो अलग अलग लिंग आपस में मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर जनन के लिए दो जनों की आवश्यकता है, और जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कोई एक ही, एकल ही, सिंगल ही क्या कर सकता है, जनन कर सकता है, उसको कहा जाता है अलैंगिक जनन। ठीक, ये सिंपल सा डिफरेंस है इसमें। तो ये लैंगिक जनन और ये आपका अलैंगिक जनन। अब देखिए, लैंगिक जनन से कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, पूछ दिया जाता है कि निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो आप बता सकते हैं कि जब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो अंडाणु क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानव में निषेचन कहाँ पर होता है। अब सिंपल सी बात है कि मानव की अगर बात करेंगे तो महिलाओं के अंदर, महिलाओं का जो प्रजनन तंत्र होता है उसमें जो जनन अंग जो होते हैं उसी में निषेचन होता है, और खासकर कहाँ पर होता है, जो उनकी अंडवाहिनी होती है उसमें निषेचन होता है। ठीक है, अंडवाहिनी अगर लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जाइगोट क्या होता है ये पूछा जाता है। तो जब अंडाणु शुक्राणु से निषेचित हो जाए तो उसी के पश्चात जो है क्या, किसका निर्माण होता है, जाइगोट का, युग्मजन का। एक तरीके से जनन की प्राथमिक स्थिति है ये युग्मजन। जनन की प्राथमिक जो स्थिति है वो क्या है, आपकी युग्मजन ही। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आ रही हैं तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं। आपको नहीं पता है कि आपका एक कमेंट कितनी सारी खुशियाँ मुझे दे जाता है। तो अगर आप अभी खुशी देना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छाइयाँ बताएं, मेरी तारीफ़ करें और मैं जो है खुश हो जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, अगर बुराइयाँ कुछ हैं तो बुराइयाँ भी बताएं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं सरकार थोड़ी हूँ जो आपकी कड़वी बातों को नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। समझ रहे हैं। चलिए, अब मैं एक चीज़ आपको और अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा, खासकर जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं, कि ये आपको प्रोवाइड किया जाता था हर सैटरडे को जब आपका स्पीड टेस्ट होता था। और स्पीड टेस्ट में आप इसमें जो है आपको पता ही है क्या करते हैं, उसके बाद आपका चेक किया जाता था, आपके मार्क्स जो हैं वो लगाए जाते थे। और ये सब कुछ मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, कुछ भी अभी नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह क्या है, कोविड-19। और अब काफ़ी हद तक अगर देखें तो सब कुछ खुल गया है, केवल विद्यालय बंद रखे गए हैं।
कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली हर जगह घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, बस कोचिंग में पढ़ने नहीं जा सकते। सरकार है अब क्या समझ रही क्या नहीं समझ रही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो टीचर हैं, कंपटीशन टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, वो एक तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। कैसे कैसे रेंट वो दे रहे हैं, कोचिंग जो ले रखी उन्होंने किराए पे, कैसे क्या चल रहा है, चलिए उस पर बात नहीं करनी है, आगे बात करेंगे हम लोग उस पर। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि अब हमको क्या करना है, वृषण के बारे में जानना है। जैसा मैं आपको अंडाशय के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, अब वृषण के बारे में दोस्त आपको सीखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं वृषण की। तो वृषण को सीखने से पहले मैं आपको एक फिगर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वृषण का, ठीक है। देखिए ये फिगर आप देख रहे हैं, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना दोस्त कि यहाँ पर क्लिक किया, मार्कर का कलर बदल गया, ठीक है। और मेरे पास तो यही मार्कर है, इसी से मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कोई भी फिगर लगा दिया, कोई मेहनत ही नहीं करनी उसमें, ठीक है। अब बस अब मुझे बनाना पड़ता है ना दोस्त, पहले से तैयारी करनी पड़ती है इसकी, और जैसा तैसा बना है आप इसको मैनेज कर लीजिए। लेकिन समझ में आपको आ रहा होगा, इतना कन्फर्म है कि ये है क्या, ये आपको 100% समझ में आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो फिर काफ़ी है ना दोस्त, है ना। चलिए तो अब देखिए, ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, और इसी के अंदर सुरक्षित होते हैं हमारे वृषण। वृषण यानी ग्रंथि, हमारी वृषण ग्रंथि एक्चुअली है ये। कितनी संख्या में है, एक जोड़ी है यानी 2 हैं। संख्या में कितनी है, 2 हैं, याद रखिएगा, एक जोड़ी है। और इसके ऊपर आप ये कुछ वेसल्स देख रहे हैं, जिनमें ये रेड वाली जो है इनको मैंने स्पेशल मार्क किया हुआ है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक। तो अभी मैं पूरा जो नर जनन या प्रजनन तंत्र है वो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरा बहुत बड़ा सा आपका पार्ट हो जाएगा। अभी हम केवल इस वाले पोर्शन पर बात कर रहे हैं, तो इसको आप समझिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, वो समझ गए होंगे हम ये पढ़ रहे हैं। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं कि ये जो वृषण आप देख रहे हैं, इनके बारे में एक पॉइंट मैं बता दूं कि हमारे शरीर के बाहर लटके हुए होते हैं, लटकते रहते हैं। उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है वो मैं आपको समझा दूं कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है, उस तापमान से हमारे जो वृषण होते हैं उनका तापमान क्या होता है, कम होता है। उसके पीछे की वजह ये है दोस्त, क्योंकि अधिक तापमान पर जो है ये निष्क्रिय हो जाते हैं और कम तापमान पर ये अधिक सक्रिय होते हैं। तो तापमान इनको थोड़ा सा कम चाहिए होता है। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम तापमान इनका होता है। आपने देखा भी होगा, डॉक्टर आपको गर्म पानी से नहाने को मना करता है, क्योंकि गर्म पानी से अगर आप नहाएंगे तो आपकी जो सेक्स क्षमता है या शुक्राणु निर्माण की जो क्षमता है वो क्या होगी, प्रभावित होगी, और आपको पिता बनने में समस्या आएगी। आपकी जो सेक्सुअल क्षमता होगी, पावर होगी, वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, जिससे आपको जो है तमाम सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है, ठीक है। ये मैं अडल्ट बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप सब 18+ हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, राइट। चलिए अब देखिए दोस्त, समझते हैं। तो वृषण की अगर बात करें, यानी टेस्टिस की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किस किस प्रकार से बिहेव करती है। तो एक बिहेवियर इसका है, ध्यान दीजिएगा, ये जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये जो वृषण ग्रंथि है ये जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। मतलब जनन कोशिकाएं क्या करती है, जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, स्पर्म निर्माण में भाग लेती हैं, और स्पर्म क्या करता है, अंडाणु से मिलता है, उसको निषेचित करता है, जायगोट बनता है, और जायगोट भ्रूण में कन्वर्ट होता है, और भ्रूण बच्चे में, और बच्चा फिर आपके सामने किलकारी लेता है, ठीक है। तो ये जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसका मतलब ये जनन ग्रंथि है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जनन ग्रंथि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये हार्मोन्स का भी निर्माण करती है, या हार्मोन्स को भी स्त्रावित करती है।
हार्मोन्स को भी स्रावित करती है, मतलब ये कैसा बिहेव कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड का बिहेव कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो दो प्रकार से ये व्यवहार करती है, एक तो जनन ग्रंथि का और एक आपका अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड का, क्योंकि जो ग्रंथियां हार्मोन निकालती हैं वो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो एंजाइम्स निकालती हैं वो आपकी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है, और एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी होती हैं, वो बाह्यस्रावी हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, और अगर हम बात करें वृषण के बारे में, तो ये पुरुष यानी पिता, क्योंकि हमारा समाज जो है परंपराओं में है बंधा हुआ है, आप जो है शादी करके ही पिता बनते हैं। ये पुरुष का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। ये पुरुष का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है। जैसे मैंने कहा था कि अंडाशय जो है किसी महिला का या माता का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, वैसे ही ये किसी पुरुष या किसी नर का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। क्लियर? पानी पी लो थोड़ा। ठीक, अब देखिए, ये जनन ग्रंथि क्यों है वो आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रही है, ये जनन कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, जनन कोशिकाएं स्पर्म निर्माण में भाग ले रही हैं, ये तमाम सारी चीजें आप जान चुके हैं। अब एक पॉइंट आप और समझिए कि हार्मोन्स रिलीज करती है, तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन हैं जो इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। देखिए, ध्यान देते रहिएगा दोस्त, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, आपने सुना होगा कि आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। मधुशाला का मतलब काफी लोग समझ गए होंगे, है ना। तो अब वृषण कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है के द्वारा स्त्रावित हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके द्वारा दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। एक आपका है जिसका नाम है एंड्रोजन्स, और एक है टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। अब एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन, नॉर्मली आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको यही मिलता है केवल कि वृषण से क्या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, लेकिन एंड्रोजन्स भी होता है। अब देखिए, मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले इसके बारे में। ये क्या कर रहा है कि ये पुरुषों में पुरुष लक्षणों के विकास में सहायता करता है। अब कौन कौन से लक्षण हैं जिनमें ये सहायता कर रहा है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए, है ना भैया। ठीक है, जैसे दाढ़ी मूछ निकलने लगती है तो आप कहते हैं कि लड़का जो है जवान होने लगा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम बात करें, भारी आवाज, हस्त मैथुन की इच्छा, ये तमाम प्रकार के जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये सब जो हैं वो पुरुष लक्षणों की ओर आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये सब कुछ डेवलप किसके द्वारा होते हैं, इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? एंड्रोजन्स। ठीक है, ये इसका काम है। चलिए, अब एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि ये जो एंड्रोजन्स है, ऐसा नहीं है कि ये केवल पुरुषों में ही है। पुरुषों में इसकी मात्रा ज़्यादा है, महिलाओं में भी होता है, लेकिन महिलाओं में इसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, महिलाओं में इसकी मात्रा क्या होती है?
कम होती है क्योंकि अगर ये महिलाओं में ज़्यादा हो गया तो महिलाओं में, जिस भी महिला में इसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसके अंदर पुरुषों वाले लक्षण उभर आएंगे। जैसे मोटी आवाज़ हो जाएगी, दाढ़ी मूछें निकल आएंगी, उसको शेव करना पड़ेगा। समझ रहे ना भैया? तो एंड्रोजन जो है वो पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। एस्ट्रोजन जो महिलाओं में ज़्यादा होता है उसके कारण उनके अंदर महिलाओं वाले जो यौनावस्था वाले लक्षण होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, स्तनों या योनि का बड़ा होना या फिर आपका गर्भाशय का चौड़ा होना, तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। अगर एस्ट्रोजन पुरुषों में ज़्यादा हो जाए, होता तो पुरुषों में भी है लेकिन ज़्यादा अगर हो जाए पुरुषों में, तो क्या होगा, क्या होगा दोस्त? महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। महिलाओं के ब्रेस्ट होते हैं, हमारा चेस्ट होता है, हमारा चेस्ट ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्त। किसके कारण? एस्ट्रोजन के कारण। अगर हमारे अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया। एक छोटा सा प्रश्न बताइए कि देखिए, पुरुषों की आवाज़ भारी होती है, महिलाओं की आवाज़ पतली महीन होती है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये भारीपन और ये पतलापन किस पर निर्भर करता है वो आपको बताना है, ठीक है। पुरुषों की आवाज़ और महिलाओं की आवाज़ का पतलापन और भारीपन जो है वो किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो इसके बारे में याद रखना है कि ये क्या है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन है। आपको मैं बता दूं कि जो वृषण होते हैं, ये जो वृषण ग्रंथि है, ये जन्म के से लेकर बाल्यावस्था तक जो है ये निष्क्रिय रहती है, बहुत सक्रिय नहीं रहती है, निष्क्रिय रहती है। लेकिन बाल्यावस्था जैसे ही खत्म होती है उसके बाद ये सक्रिय होती है और सक्रिय होते ही ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालना शुरू कर देती है। और ये हार्मोन जैसे निकलना शुरू होता है वैसे ही बच्चे के अंदर या लड़के के अंदर जो है सेक्सुअल जो गुण होते हैं वो विकसित होने लगते हैं, उसका सेक्स करने का मन करने लगता है, उसके अंदर फीलिंग्स जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर इस हार्मोन की आपके अंदर कमी हो जाती है तो आप नपुंसक हो सकते हैं। नपुंसक से लेकर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि गाँव में क्या होता है कि गाँव में जो शादियाँ होती हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उनकी शादियाँ होती हैं, उसके बाद उनके बच्चे हो जाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बच्चे प्लान करते हैं, ठीक है, वो खुद प्लान करते हैं, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं और उनके अपने आप बच्चे हो जाते हैं। तो गांव में अगर आपकी शादी हुई है 3-4 साल 5 साल आपने प्लान नहीं किया है बच्चा, तो फिर सामने वाला जो होता है वो आपको बहुत ही हीन भावना से देखता है। तुमसे ना हो पाएगा भैया, है ना, तुमसे ना हो पाएगा मतलब तुम्हारे अंदर इसकी कमी है ना भैया। अब उसको क्या पता कि हम तो अभी प्लान ही नहीं कर रहे हैं, कोई कमी हमारे अंदर नहीं है, भर भर के टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो ये सोच रहा है कि इसकी कमी है, मतलब नपुंसक हो तुम। तो भैया ये प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में बने रहे, इसके लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अगर ये कमी हो गई तो आपकी जो सेक्सुअल क्षमता है वो प्रभावित होगी और आप जो है बाप बनने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वृषण और ये अंडाशय, जो भी जनन, ये दोनों जनन ग्रंथियाँ होती हैं ह्यूमन की, वो मैंने आपको बता दी। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके कुछ क्वेश्चन PDF में कन्वर्ट करके उसका एक वीडियो में 10 से 12 मिनट का, 15 मिनट का बनाकर कल अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।